गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज कौन सा ये पढ़ना है बेटा? 7 और 9 है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से। हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, सबसे पहली बात बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या, इसके स्कोप के बारे में कि भाई ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो बेटा AS7 है, ये बिल केवल कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कॉन्ट्रैक्टी के नहीं। कौन से किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, फटाफट बोलो। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और ये बताता है आपको कि भैया रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करेगा कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो रेवेन्यू को किस तरह से रिकॉग्नाइज करेगा। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर के रेवेन्यू को रिकॉग्नाइजेशन पर अवेलेबल है। दूसरी बात, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इसमें एप्लीकेबल होंगे, तो पहला बोला है बेटा केवल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ही इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। दूसरा बेटा बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर आपने किसी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए अगर किसी जगह से कोई चीज हटाना है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनी है उसको डिस्ट्रॉय करके फिर वहां पर एक नई एसेट बनाओगे, तो वो डिस्ट्रॉय करने का कॉन्ट्रैक्ट भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसके अलावा आर्किटेक्ट सर्विसेज जो आप ले रहे हो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो सर्विसेज भी इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड होंगी, उनके रेवेन्यू भी इसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड किए जाएंगे। एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्रैक्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर कोई आपने दूसरी सर्विसेज कंस्ट्रक्शन के अलावा कोई दूसरी सर्विसेज दी हैं, दूसरी सर्विसेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कंस्ट्रक्शन का मतलब यहां पर बताया था मैंने, केवल सिविल कॉन्ट्रैक्ट ओनली। ध्यान रखना, केवल सिविल कॉन्ट्रैक्ट। सिविल कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप कोई रोड, ब्रिज, डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो केवल उसके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट, किसी दूसरी तरह की असेट जैसे कि फर्नीचर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल सिविल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के बनते हैं, एक होते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता है कि भैया 5 लाख रुपए मिलेंगे, बिल्डिंग बना के देना है, तो ये प्राइस कौन सी होगी, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर हम सामने वाले से बोलते हैं कि देखो कॉन्ट्रैक्ट, आप जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड होगी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, उसका सर्टेन परसेंटेज आप मेरे से जोड़ करके रेवेन्यू के रूप में ले लेना। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दूसरे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमको दोनों ही केसेस में रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा उससे रिलेटेड बात हम करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले कंबाइनिंग और सिगमेंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना, जितने भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल राम के साथ में उसका मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, श्याम के साथ में उसके बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, रहीम के साथ में आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जितने लोगों के साथ में जितने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रखे होंगे उन सबका प्रॉफिट सेपरेटली निकालना पड़ेगा। सेगमेंट के अकॉर्डिंगली ही प्रॉफिट और लॉस निकलेंगे, मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, उसके बाद ही किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का P&L कंबाइन के रूप में बनेगा। लेकिन प्रॉफिट और लॉस अलग अलग कैलकुलेट किए जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ये बोलता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट को सेगमेंट के बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अलग अलग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किए जाएंगे, उनको कभी भी आप कंबाइन नहीं करोगे। कंबाइन करने की एक ही शर्त है कि अगर ये 3 कंडीशन पूरी होती हैं तो आप क्या कर सकते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हैं उनको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानकर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। वैसे तो आपको अलग अलग ही करना है, लेकिन हाँ अगर आप कंबाइन करना चाहते हो तो कंबाइन केवल तभी कर सकते हो जब ये 3 शर्तें पूरी हों। पहली शर्त क्या है कि भैया जो आपने 4-5 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उन सबका निगोशिएशन एक साथ ही किया है, सिंगल पेज पर ही हुआ है, पहली कंडीशन। जो भी 4-5 कॉन्ट्रैक्ट आप कंबाइन कर रहे हो उन सबका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रोड यहां से बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, लिया है गवर्नमेंट से कि मैं इंदौर से भोपाल तक रोड बनाऊंगा, रोड के बीच में जो ब्रिज बनेंगे वो भी बनाऊंगा, रोड के पास में जो हम एक गवर्नमेंट की होटल्स बनेंगी वो भी बनाऊंगा। इन तीनों का कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक साथ सिंगल पैकेज ऑफर करके निगोशिएशन करके मैंने लिया है। दूसरा, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं बेटा एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं। क्लोजली रिलेटेड मतलब एक पूरा होगा तो ही दूसरा हो पाएगा, क्लोजली रिलेटेड है।
और तीसरा बेटा इससे रिलेटेड बेटा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो आप सीक्वेंस में परफॉर्म करोगे, मतलब पहले ब्रिज बनाओगे, फिर रोड बनाओगे, फिर होटल बनाओगे, सीक्वेंस में काम होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नहीं तो इन सबको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अगर ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोड अलग बन सकता है, ब्रिज अलग बन सकते हैं, होटल का काम अलग से चालू हो सकता है, तो फिर ये तीनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो पहले पूरा करोगे उसके बाद ही दूसरा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 लोगों से एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, नीचे का माला किसी और का है, दूसरे का माला किसी और का है, तीसरा किसी और का माला है, तीनों ने अलग अलग प्राइस दिए, बोले ये अलग, इसका अलग वैल्यूएशन हुआ है, इसका अलग नेगोशिएशन हुआ है, इसका अलग नेगोशिएशन हुआ है, तीनों से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो पहले माले का प्रॉफिट और लॉस अलग निकलेगा, दूसरे माले का प्रॉफिट और लॉस अलग निकलेगा, तीसरे माले का प्रॉफिट और लॉस अलग निकलेगा। लेकिन तीनों ने एक साथ एक ही निगोशिएशन करके हमें एक बिल्डिंग बनाने का बोला है, सिंगल पैकेज है, कोरिलेटेड है, एक बनेगा तो ही दूसरा बन पाएगा। बेटा सीक्वेंस में काम होगा, ऐसा नहीं कर सकते हम कि ऊपर का माला पहले बना दें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर सीक्वेंस में काम हो सकता है तो फिर इन तीनों को क्या करोगे, फटाफट बोलो, एक ही कॉन्ट्रैक्ट मान के एक साथ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको सेगमेंट के बेसिस पर ही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ेंगे। उसके बाद आती है बेटा कि अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग बनाने के बाद आपके पास कोई एक सेपरेट असेट को कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट आता है, सेपरेट असेट को कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल सेपरेट असेट को कंस्ट्रक्ट करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो फिर हम क्या करेंगे सेपरेट असेट का। फॉर एग्जांपल आप ये बिल्डिंग बना रहे थे, बिल्डिंग बनाते बनाते आपके पास एक आदमी आया, बोलता है इस बिल्डिंग के ऊपर हमारा एक टावर और बना देना। तो बेटा ये एक सेपरेट असेट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपको इस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट और लॉस अलग निकालना पड़ेगा, और ये जो टावर का है इसका अलग कंस्ट्रक्शन प्रॉफिट और लॉस मानना पड़ेगा, मतलब सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू किसको बोलेंगे, तो बोलते हैं एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू उसको बोलेंगे जिसमें ये 5 चीजें इंक्लूड हो। 5 चीजों को इंक्लूड करके आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। सबसे पहली चीज सर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात 5 चीजें जोड़ लो। क्या क्या, सबसे पहले इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितने रुपए की हुई है वो, अगर आपने वेरिएशंस का पॉइंट डाल रखा है कि भैया प्राइस बढ़ गई तो मेरा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, क्लेम लेने का कॉन्ट्रैक्ट डाल रखा है कि अगर कोई टूट फूट हुई तो एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, एस्केलेशन क्लास डाल रखा है, एस्केलेशन क्लास डाल रखा मतलब प्राइस बढ़ गई तो वेरिएशन का मतलब यहां पर था कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जितना वर्क बताया था उससे कुछ ज्यादा वर्क बता दिया, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोल दिया भैया इसके ऊपर एक माला और बना देना, वेरिएशन आया तो भी प्राइस बढ़ सकती है। एस्केलेशन मतलब प्राइस बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो भी हम चार्ज कर सकते हैं। इंसेंटिव, काम जल्दी खत्म कर दिया तो आप मेरे को जल्दी पेमेंट करोगे, कितना पेमेंट करोगे एक्स्ट्रा। अगर ये सारी चीजें हैं तो इन सब का टोटल आप लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, फटाफट बोलो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ जाएगा। 5 चीजें आपको ऐड करना पड़ेंगी। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि भैया ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है, रेवेन्यू में तभी शामिल करोगे जब सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन हो, इनके मिलने की सर्टेनिटी हो मतलब कोई डाउटफुलनेस नहीं होना चाहिए कि पैसा नहीं मिलेगा। अगर पैसा नहीं मिलने की डाउटफुलनेस है तो फिर आप रेवेन्यू के अंदर उस चीज को कंसीडर नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे इंसेंटिव पेमेंट, आपको लग रहा है कि आपका काम जो है थोड़ा सा डिले होगा तो फिर आप क्या नहीं कर सकते, फटाफट बोलो, इस चीज को कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि आपका डिले होगा तो इंसेंटिव मिलने के चांसेस नहीं है, तो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर ये 4 चीजें जोड़कर ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा। उसके बाद आती है बेटा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। मैंने आपको बताया था जो भी कॉस्ट रेवेन्यू, जो भी कॉस्ट उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगी, जो भी कॉस्ट उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगी डायरेक्टली वो तो ऐड होगी, लाइक रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। साथ ही साथ बोलते हैं कोई ऐसे फिक्स्ड ओवरहेड है जो उस कॉन्ट्रैक्ट पर एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं तो वो कॉस्ट भी आप उसमें ऐड ऑन करोगे। ऐड करने के बाद ही आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। लेकिन यहां बोलते हैं ये कॉस्ट कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानी जाएगी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग कॉस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट और डेप्रिसिएशन ऑफ आइडल प्लांट, जो फालतू प्लांट पड़े हों उनके डेप्रिसिएशन, इनको कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। बाकी सब जो भी गिवन हो सबको कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकालेंगे और एक्सपेंसेस को कैसे बुक करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल प्रॉफिट और लॉस को कैसे बुक करेंगे। मैं इससे पहले ही बता चुका हूं, जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे सबको सेपरेटली मान के आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। कंबाइन तभी करोगे जब वो 3 कंडीशंस पूरी हो रही हो। अब यहां पर बोलते हैं, देखो भैया, सबसे पहले अगर आपका फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के केस में आप कैलकुलेशंस कैसे करोगे, उसके लिए सबसे पहले बोलते हैं 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला, इफ आउटकम इज अवेलेबल, दूसरा आउटकम इज नॉट अवेलेबल। आउटकम का मतलब है बेटा एस्टिमेट, कि आप कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को एस्टिमेट कर पा रहे हो या नहीं। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट इज अवेलेबल, एस्टिमेटेड कॉस्ट इज अवेलेबल। अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट अवेलेबल है कि भैया इतने रुपए का खर्चा आएगा, तो फिर उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। लेकिन अगर आपके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो कि फ्यूचर में कितनी कॉस्ट लगेगी, तो फिर क्या करेंगे, फटाफट बोलो। तो फिर रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन अलग तरीके से होगा। आउटकम का मतलब यहां मैंने आपको बताया कि भैया रेवेन्यू को जो आप मेजर कर रहे हो वो रिलायबल तरीके से कर पा रहे हो, दूसरा उसकी कॉस्ट है जो आप कैलकुलेशंस में ले पा रहे हो, तो ही बेटा यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया कि भैया मैं 5 लाख में काम पूरा कर दूंगा, लेकिन मेरे को यही पता नहीं कि कॉस्ट कितनी लगेगी। दैट मीन्स आउटकम इज नॉट अवेलेबल। लेकिन अगर मैंने एक 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया है और मेरे को पता है कि भैया मैं 4 लाख रुपए में काम पूरा कर लूंगा, दैट मीन्स आउटकम इज अवेलेबल। आउटकम अवेलेबल है तो फिर प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा, तो फिर बोलते हैं भैया आउटकम अवेलेबल है तो सबसे पहला काम तो आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करना पड़ेगी। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालोगे, ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट टिल द डेट, जिस ईयर का भी निकाल रहे हो वहां तक की टोटल कॉस्ट ले लो, उस साल की भी और पिछले साल की भी। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट जितनी लग गई है उससे, और एस्टिमेटेड फर्दर और कितनी लगने वाली है उससे, मतलब टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेशन आ जाएगा। फिर जो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेशन आया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या आएगा, वो 5 चीजें जो ऊपर मैंने आपको बताई थी, उन 5 चीजों पर परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन लगा देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे जितनी कॉस्ट अभी तक लग चुकी है, तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा टिल द डेट। इसमें से माइनस कर देंगे पिछले साल जितने प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिए थे या लॉस जो भी बुक कर लिए थे वो माइनस कर देंगे, तो आपको प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर पता चल जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको कैलकुलेशंस में। हाँ, पहला साल है, पहले साल ही बुक कर रहे हो तो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर का निकालोगे तो जितना बुक कर लिया वो माइनस करना पड़ेगा। इस तरीके से बेटा हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद बोलते हैं आउटकम इज नॉट अवेलेबल। अगर आउटकम अवेलेबल नहीं है तो भैया जितना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है लगी है अभी तक, जितनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अभी तक लगी है उसको उसी को ही कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मान लिया जाएगा, मतलब प्रॉफिट और लॉस 0 बुक करेंगे। मतलब जब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा हो जाएगा तभी पूरा ओवरऑल प्रॉफिट बुक होगा। यहां पर पैरा 35 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इस पॉइंट पर सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। इसको ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, याद होगा सारे बच्चों को ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 का, कि भैया आपने कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है जिस पर आपको फ्यूचर में लॉस हो रहे हैं, और आप तय है कि लॉस होंगे ही क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ भी नहीं सकते बीच में और लॉस होना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनिंग करना पड़ेगी। प्रोविजन कैसे निकालेंगे, जितने टोटल एस्टिमेटेड लॉस हैं, टोटल एस्टिमेटेड लॉस में से मल्टीप्लाई कर देना 1 माइनस डिग्री ऑफ कंप्लीशन का, 1 माइनस डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप ही लॉस बुक हो जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन तक लॉस तो ऑलरेडी करंट ईयर का बुक हो चुका है। जैसे 100 रुपए का लॉस होना था, 60% मेरा काम हो गया तो 60% तो ऊपर ही कैलकुलेशन में आ चुका होगा। यहाँ 60% का लॉस तो ऑलरेडी हम बुक कर चुके होंगे यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज ऑफ डिग्री यहाँ लगा दिया था तो 60% लॉस तो यहाँ बुक हो चुका है। हमको 40% और बुक करना है, तो 40% बुक करने का तरीका मैंने आपको बताया, 1 माइनस परसेंटेज ऑफ डिग्री घटा दोगे तो 40% अपने आप ही आ जाएगा, 40% का लॉस और बुक हो जाएगा तो टोटल लॉस अपने आप बुक हो जाएगा। मतलब प्रोविजन उतने का बनाएंगे जितना लॉस हमको फ्यूचर में होने वाला है, वो और लॉस हम बुक कर लेंगे जितना बुक कर चुके हैं उसके अलावा। इसके बाद बोलते हैं कि अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कोई चेंजेस आता है, तो चेंजेस आता है जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू, आपने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पिछले साल कुछ और लिया था, इस साल एस्टिमेशन के कुछ और आएगा, तो फिर बेटा इस एस्टिमेशन का सेपरेट डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या बोलता था, चेंज इन एस्टिमेट को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है।
डिस्क्लोजर में आपको ये सारी बातें बताना पड़ेंगी। क्या क्या बताना पड़ेगा भैया कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज किया है, कौन सी मेथड से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, वो सारी बातें आपको डिस्क्लोजर में देना पड़ेंगी। इसके साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि भैया जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टी है, उससे कितना पैसा लेना है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगी। कितना एडवांस रिसीव कर लिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोजर के रूप में देना पड़ेगी, जो यहाँ बताई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ 2-3 बातें जरूर ध्यान रखें। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बताना पड़ेगी, प्रॉफिट बताना पड़ेगा, मेथड्स बताना पड़ेगी, कौन सी मेथड से आप रेवेन्यू को बुक कर रहे हो, ये सारी बातें आपको डिस्क्लोज करना पड़ेंगी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। इसके बाद आता है बेटा आपका एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। 2 कॉन्ट्रैक्ट बताए थे, ये तो हो गया फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। एक और रेवेन्यू, कौन से कॉन्ट्रैक्ट का, सारे बच्चे बताएं कौन से कॉन्ट्रैक्ट का। 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताए थे, फिक्स प्राइस, हाँ तो ये तो हो गया फिक्स प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इस तरह से बुक होगा। लेकिन सर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का कैसे होगा? तो बेटा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे? इट इज वेरी इजी। आपने 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भैया 1 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी, आपका ये सब मानना है। सामने वाला बोल रहा है इसका 90% ही रिइंबर्समेंट करेगा। आपकी कॉस्ट भली 1 लाख लगी, लेकिन सामने वाला बोलता है कि देखो 90% ही हम रिइंबर्समेंट करेंगे, भले 1 लाख रुपए लगे। मतलब हमको कुल मिला के 90,000 मिलने वाले हैं। तो 90,000 की कॉस्ट वो रिइंबर्समेंट करेगा। तो 90,000 पर मान लो मैंने 10% की रेट उसको बोल रखा कि देखो भैया 10% मैं एक्स्ट्रा लूंगा, तो 9,000 जोड़ करके आप उससे चार्ज कर सकते हो 99,000, भले आपकी कॉस्ट 1 लाख ही क्यों ना लग गई हो। ध्यान रखना, रिकवरेबल कॉस्ट, जो कॉस्ट रिकवर हो सकती है उस पर रेट लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आपकी कॉस्ट लग गई 10 लाख, सामने वाला 10 लाख पूरा दे रहा है। अगर वो पूरा 10 लाख दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन में रिकवरेबल वैल्यू दे रखी है कि भैया वो कितना देगा, उस वैल्यू पर आपको परसेंटेज जोड़ करके रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा। ध्यान रखना, तो रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? रिकवरेबल कॉस्ट प्लस परसेंटेज, जितना परसेंटेज बोला है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ जाएगा। ध्यान रखना, इस तरह से कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का हमको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो ये था बेटा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। फटाफट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लो। तो चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। देखें हमने लास्ट टाइम कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर के कर लिए थे, फटाफट बोलो। हेलो, 4 और 5। 7 याद हुआ आपको? क्या है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, बोलो। वेरी गुड। चलो तो अब देखो, पहला क्वेश्चन यहां दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं एक्स लिमिटेड कमेंस अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2000 द फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ध्यान रखना, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब ये फिक्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹2 लाख, मतलब ये 2 लाख रुपए क्या हो गया हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, है ना। हेलो, द कंपनी इनकर्ड 81,000 इन X1 X2 फॉर 45% वर्क। 45% वर्क के लिए 81,000 का खर्चा हुआ एंड रिसीव 79,000 एज अ प्रोग्रेस पेमेंट, और कस्टमर ने हमको 79,000 दे दिए हैं इस साल, ठीक है। बोल रहे हैं द कॉस्ट इनकर्ड इन 2X2 X3 was ₹89,000 एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क, और सारा काम कंप्लीट हो गया। सारे बच्चे बताओ, क्वेश्चन में हमको 45% ऑलरेडी निकाल के दे दिया है कि वर्क 45% हो गया है, तो ये हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो गया। हम पहले साल कितना रेवेन्यू बुक करेंगे? अगर मैं बात करूं तो 2 लाख का कितने परसेंट रेवेन्यू बुक करोगे? 45%। तो 2 लाख का 45% कर दो, क्या 90,000 आ रहा है? देखो, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बुक हो गया 90,000। खर्चा कितना हो चुका है अभी तक? 81,000। तो 81,000 हमने बुक कर लिया। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नो, तो 9 लाख रुपीज या 90,000 रुपीज इन थाउजेंड है। 90,000 हमारा 9,000 हमारा क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो, प्रॉफिट बोलो। हेलो, ये पहले साल का आ गया। अब दूसरे साल का प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ध्यान से समझना।
यहाँ इन्होंने अलग तरीके से निकाला है, बट मैंने आपको कैलकुलेशन अलग तरीके से बताई थी। पहले साल का कैसे निकाला आपने, ये आपने फर्स्ट ईयर लिया, आप इस तरह की टेबल बनाएंगे। फर्स्ट ईयर लिया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना बुक किया, 2 लाख का, कितना आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लग गई थी यहां तक, बताओ जरा, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 9,000। अब मैंने आपसे बोला था यहां से माइनस कर दोगे जितना प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी बुक कर चुका है। क्या प्रीवियस ईयर में कोई प्रॉफिट बुक किए थे, तो करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना, ये आपका 9,000 रुपए प्रॉफिट आ गया, काम खत्म। अब क्या करना है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में काम कंप्लीट हो गया, 100% बोल रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना बुक करेंगे यहां पर, अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर 2 लाख का कितने परसेंट, फटाफट बोलो, तो कितना बुक होगा, सारे बच्चे बताओ, 2 लाख। कॉस्ट कितनी लग गई टोटल मिला के, टोटल मिला के कॉस्ट कितनी लग गई कंप्लीट करने में, फटाफट बोलो, कॉस्ट इनकर्ड हो गई कितनी, 89,000 रेस्ट ऑफ द वर्क के लिए। तो पहले लग गई थी कितनी, 81, फिर कितनी और लग गई 89, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, सारे बच्चे बताओ, टोटल कॉस्ट टिल द डेट, ध्यान रखना यहां टोटल कॉस्ट लेते हैं, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 81 प्लस 89 कितनी हो गई बेटा, 170। तो यहां आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट, कितना आएगा, 30,000 में से क्या करना है, सारे बच्चों को पता है प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, तो 9,000 यहां का जो प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं ये माइनस हो जाएगा। सारे बच्चे बताओ, ये 9,000 माइनस कर देंगे यहां पर, तो फटाफट फटाफट बताओ, 9,000 माइनस करने के बाद यहां जो प्रॉफिट बचेगा वो करेंट ईयर का प्रॉफिट कहलाएगा, कितना, 21,000। ये देखो यहां 21 आ रहा है कि नहीं, आप इस तरह से कैलकुलेशंस करोगे, समझ में आया, हेलो, कर लोगे, क्लियर हुआ, बजाय कि आप इस तरह से नहीं करना है, ध्यान रखना आपको इस तरह से ही फॉर्मेट बनाना है, कर लोगे इतना। इसके बाद बेटा यहां कस्टमर अकाउंट बनाने आ सकता है। कस्टमर अकाउंट क्या है, ध्यान से समझना, कस्टमर अकाउंट मतलब जितना हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। बताओ पहले साल आपने कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बुक किया, तो मैं 90,000 रुपए उससे चार्ज कर सकता हूं, डाउटफुलनेस नहीं है, 90,000 का काम हो गया है, मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूंगा। एंट्री क्या डालूंगा, डेटर से पैसा लेना है, एंट्री क्या डालूंगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, बोलो, तो डेटर अकाउंट डेबिट मतलब कस्टमर टू कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस डाल दिया 90, हमने बुक कर ली, 90 में से उसने कितना दे दिया पहले साल में, 79, तो कितने रुपए अभी भी लेना बचा, तो 11 नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो, नेक्स्ट ईयर कितना रेवेन्यू और बुक करोगे, टोटल हमको लेना था उससे 2 लाख, 2 लाख में से पहले साल में ले चुके हो 90 बुक कर चुके हो, बताओ कितना और बुक कर लोगे नेक्स्ट ईयर में, 1,10,000 के इंटी फिर से डाल दोगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो सारे बच्चे बताओ 1,10,000 और ले लेंगे, तो टोटल मिला के इतना लेना था, मान लेंगे पूरा उसने दे दिया है, तो अकाउंट क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो, क्लोज। क्लियर, इस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये था हमारा कौन सी मेथड, फटाफट बोलो, ये कौन सा वाला हो गया, फिक्स प्राइस, कौन सा हो गया, फटाफट बोलो, फिक्स प्राइस। अब देखो एक क्वेश्चन इसका भी दे रखा है कॉस्ट प्लस का, बोल रहे हैं देखो, एक्स लिमिटेड कमेंस द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2000 एक्स, बोल रहे हैं द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड वाज रियम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस 10%, बोल रहे हैं देखो जितनी भी कॉस्ट आप करोगे, जितना उसमें से हम रियम्बर्स करेंगे उसका 10% आपको रेवेन्यू देंगे। क्लियर है कि नहीं, बोलो। क्वेश्चन इज सेइंग द कंपनी इनकर्ड रुपीज 1 लाख, कंपनी की कॉस्ट 1 लाख रुपए लगी x1 x2 में, अब विच कॉस्ट अब 90,000 इन रियम्बर्सेबल, लेकिन उसमें से वो केवल 90,000 ही रियम्बर्स करेगा। सारे बच्चे जल्दी से बताओ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू किस पर निकालोगे, 1 लाख पर निकालोगे कि 90,000 पर निकालोगे, बोलो।
90,000 में कितने परसेंट जोड़ दोगे? कितना आ गया फटाफट बोलो? 99,000 का खर्चा आ गया। इसमें से माइनस कर दें कॉस्ट कितनी लग गई है आपकी, तो कॉस्ट तो पूरी माइनस करोगे 1 लाख, भले लॉस बुक हो रहा, बोलो। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि फर्दर नॉन रियम्बर्सेबल कॉस्ट एक और लगी है, कंप्लीट करने में और लगेगी। अभी 5,000 रुपए का एस्टिमेशन और है कि 5,000 का नुकसान और होगा अभी तो सारे और ये भी रियम्बर्स नहीं होगा, तो इसके लिए क्या बना लेंगे? प्रोविजन। बोलो कितने का, फटाफट बोलो। तो सारे बच्चे बताओ टोटल नुकसान कितना आ जाएगा करेंट ईयर का? नेट लॉस 6,000, ये हमारा नेट लॉस हो गया। इस तरह से आप P&L बनाओगे। समझ में आया कि नहीं, बोलो। ये देखें नेट लॉस 6,06,000 आ रहा, बोलो। काम खत्म कर लोगे? तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन और भी दे रखे हैं, नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता दूं बेटा, बताओ। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? कॉस्ट प्लस परसेंटेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको रेवेन्यू किस पे निकालना है? रियम्बर्सेबल कॉस्ट पर, जो सामने वाला रियम्बर्स करेगा, वापस करेगा। तो ये बोल रहे हैं देखो, रियम्बर्सेबल कॉस्ट पर 10% रेवेन्यू आपको मिलेगा। कंपनी की कॉस्ट लग गई 1 लाख इस डेट तक, और बोल रहे हैं 90,000 ही बिजनेस में वो जो सामने वाला है वो रियम्बर्समेंट करेगा, भले आपकी 1 लाख लग गई। तो 90,000 प्लस 10% कर लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया। कॉस्ट 1 लाख लग गई, माइनस कर दिया। आगे क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि भैया कुछ कॉस्ट और लगेगी और वो भी नॉन रियम्बर्सेबल रहेगी। कुछ कॉस्ट और लगेगी कंप्लीट करने में कॉन्ट्रैक्ट। कितनी कॉस्ट और लगेगी फ्यूचर में? 5,000 एस्टिमेटेड और है कि 5,000 और लग जाएगी और उसका हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने आपसे बोला था अगर लॉस हो रहा है तो लॉस का क्या बना लेंगे, फटाफट बोलो, प्रोविजन। तो 5,000 का प्रोविजन और बना लेंगे। टोटल मिला के नुकसान कितना बुक करेंगे करेंट ईयर में, फटाफट बोलो, 6,000 का। क्लियर? ये रहा P&L। देखो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 99, ये इतना, प्रोविजन बनाया 5 का, नेट लॉस कितने का आ गया, फटाफट बोलो, 6 का। ठीक है, हेलो। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 600, कॉस्ट इनकर्ड हो गई डेट तक 390, एस्टिमेटेड कॉस्ट कंप्लीशन की लगेगी 260। पहला काम क्या करें, सारे बच्चे बताओ, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल लें। जहां निकालो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। कैसे निकालोगे, फटाफट बोलो। 390 लग गई है, डिवाइड बाय 390 प्लस फर्दर 260 और लगेगी, इनटू 100 कर दो। कितने परसेंट आया बोल? तो मैं क्या करूंगा, 600 का 60% ही बुक करूंगा। बुक करूंगा कि नहीं, बोलो। तो ये देखो 600 का 60% 360 ही बुक कर लिया। खर्चा कितना हो गया है सारे बच्चे बताओ? 300। खर्चा कितना बुक हो गया है? 390 लग गया है, बोलो। तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज 360, सॉरी 600 का 60% ना, बोलो। 600 का 60% कर दो मेरे बच्चों, कितना आया फटाफट बोलो। इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट, कितनी लग चुकी है अभी तक, एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग चुकी? 3। तो क्या आ गया फटाफट बोलो यहां पर, कितना? 30 का। 30 का लॉस पहले ही आ गया। लॉस है इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में पक्का नुकसान हो रहा होगा। अब लॉस आ रहा है तो बेटा नुकसान हो रहा, तो नुकसान कैसे निकालेंगे? तो पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर प्रोविजन। अब मेरे को प्रोविजन का अमाउंट और निकालना पड़ेगा कि भैया कितने का प्रोविजन बनाए। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो कैसे निकालेंगे प्रोविजन? तो सारे बच्चे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टोटल मिला के कितना है? टोटल कॉस्ट कितनी ऑन लगेगी? टोटल कॉस्ट अगर हम देखें तो 390 प्लस 260 कितना? 650। तो नुकसान टोटल लॉस कितना होगा?
50 का नुकसान होगा। तो मैंने आपसे बोला था प्रोविजन कैसे बनाओगे, टोटल लॉस जो आ रहा है 50 पर, इस पे 1 माइनस परसेंटेज ऑफ डिग्री। तब देखो 60% लॉस तो पहले ही बुक हो गया है, कितने परसेंट और बुक कर ले 1 माइनस डिग्री ऑफ कंप्लीशन, फटाफट बोलो। तो 50 का 40% कर दो, कितना प्रोविजन और बनाओगे फटाफट बोलो। तो बताओ 30 का लॉस पहले से आ रहा था, 20 का प्रोविजन और बनेगा, तो टोटल नुकसान कितना बुक करोगे, नेट लॉस फॉर द पीरियड 50, आंसर हो जाएगा 50, काम खत्म। देखो नीचे यही आ रहा है, बोलो 50। समझ में आ गया? ये 360 का रेवेन्यू बुक किया, 390 की कॉस्ट बुक की, 20 का लॉस प्रोविजन बुक किया, तो ये 50 नुकसान। ठीक है, इस तरह से। तो आप ऐसे फालतू कैलकुलेशन मत करना, ये क्या कर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट करना। क्लियर? इसके बाद एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि भैया कब कंबाइंड बनना है, कब अलग अलग मानना है। और देखें क्वेश्चंस और भी दे रखे हैं इसके अलावा, वही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन माने कि अलग अलग माने, उस पर एक क्वेश्चन है। बोल रहे हैं XYZ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड या कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन फॉर एन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया। इट हैज सेपरेट प्रपोजल रेज फॉर ईच यूनिट। सारे बच्चे बताओ, यहीं से समझ में आ गया, ये बोल रहे हैं कि सेपरेट प्रपोजल लिया है एक यूनिट के लिए। बताओ बेटा क्या करना पड़ेगा, सारे बच्चे बताओ, क्या इसको मैं एक प्रोजेक्ट मान के काम कर सकता हूं? तो फिर आपको आंसर यही लिखना पड़ेगा। क्या लिखते बनेगा बोलो? ये देखो आंसर लिखा है, रिक्वायर्ड टू ट्रीटेड एज अ कंस्ट्रक्शन और ईच यूनिट एंड सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये आपको सेपरेट ही मानना पड़ेगा, लेकिन ये इतना सा लिख के नहीं आ जाना है, हमको वो तीनों कंडीशन लिख के आना पड़ेंगी कि भैया हम तब इनको कंबाइन कर सकते हैं, जब ये तीन कंडीशन पूरी हो तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बोलो? तो ये तीन कंडीशन लिख के आओगे, उसके बाद ये आंसर लिख के आओगे। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। इसके अलावा नीचे आ जाएं तो और भी क्वेश्चंस हमको मिलते हैं। देखें एक और क्वेश्चन मिला यहाँ पर, पूरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1000, मतलब ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, इससे बेटा हमको यहाँ कोई लेना देना नहीं होता कि कितना वर्क सर्टिफाइड है कितना अनसर्टिफाइड। टोटल कॉस्ट आपको देख लेना है, टोटल कॉस्ट कितनी लगी फटाफट बोलो? 605। फर्दर कितनी और लगेगी? तय हो गया कि नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ, नुकसान होगा मतलब प्रोविजन बनेगा, बोलो। सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, सारे बच्चे बताएं DOC कितनी हो जाएगी? 605 लग गई है, 605 प्लस 495 और लगेगी इंटू 100, बोलो बेटा बोलो। तो प्रोविजन 45% का बनेगा, बोलो। सारे बच्चे बताएं कैसे बनाएंगे इसको, कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना आ जाएगा भैया? 1000 है, 1000 का 55%। सारे बच्चे बताओ कितना? 550 लेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है? वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड मिला के कितनी लग गई? 600। बताएं कितने रुपए का लॉस आ गया पहले ही? इतना नुकसान तो पहले ही हो गया। प्रोविजन और निकाल लेते हैं, लेस प्रोविजन फॉर लॉस। कैसे निकालोगे? मैंने आपसे बोला था टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है? सारे बच्चे जल्दी से बताओ। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सब मिला के, एस्टिमेटेड में एस्टिमेटेड मिला के सब कितनी? तो टोटल लॉस कितने का हो सकता है फटाफट बोलो? 100 में से 55% बुक कर चुके हो, कितना और बुक कर लें तो कितने का प्रोविजन बनेगा? तो बताओ यहां नेट लॉस कितना लिखोगे करेंट ईयर का? काम खत्म। ये आ गया आंसर, देखें नेट लॉस 100 का बुक करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं बोलो? हेलो, काम खत्म। इस तरीके से कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। अब यहां एक चीज और निकालना सीख लो, टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से इस साल कितना ड्यू करेंगे हम? तो बेटा कस्टमर से हम ड्यू करते हैं जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लग गई वो, प्लस उसका रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है, और लॉस है तो वो लॉस माइनस कर देते हैं। तो बताओ मेरे बच्चों,
आप बताएं 550 का काम आपने बुक कर लिया था, कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बुक किया था, फटाफट बोलो। 550, इसमें नुकसान है 55 का, माइनस कर दो 55 का नुकसान, कितना बचा 550 माइनस 55, क्योंकि वो 55 तो देगा ही नहीं, जो बोल 55 है वो तो हमारा नुकसान ही है। माइनस करो जरा 550 माइनस 55, बोलो 495। समझ में आया, बोलो हेलो। तो 495 में सामने वाले ने कितने रुपए का पेमेंट दे दिया है वो देख लो, कितने रुपए का पेमेंट दे दिया भाई ने। बोल रहे हैं प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हो गया है, कितने का, कितना बचा अब केवल, हाँ 95 बचा, कितना बचा देख लो जरा, फटाफट फटाफट कैलकुलेशंस कर लो बच्चों। फॉर्मूला देख लो एक बार वापस से, क्या फॉर्मूला है इसका, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा मैंने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ले लिया था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी लग गई है फटाफट बोलो, 605। प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो रहे हैं क्या, नहीं, उल्टा लॉस है, लॉस को क्या कर देंगे फटाफट बोलो, माइनस, लॉस को माइनस कर देंगे, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या बेटा, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव और टू बी रिसीव दोनों, तो क्या आ जाएगा, जितना अमाउंट कस्टमर से ड्यू कर सकते हैं, करते बनेगा, बोलो हेलो। हाँ प्रोविजन माइनस ऐड करके टोटल लॉस, टोटल लॉस मतलब करेंट ईयर का लॉस, करेंट ईयर का लॉस कितना था 100 था ना ये, तो 100 माइनस करेंगे पूरा, ठीक है हेलो। तो इतना अमाउंट कस्टमर से ड्यू करेंगे, ये निकालने आ सकता है, तो ये निकालते बनना चाहिए, कर लोगे, काम खत्म। तो एक क्वेश्चन ये था बेटा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, बोल रहे हैं 1 दिसंबर 2001 को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है 85 लाख रुपए का। द कंपनी फाउंड दैट हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड, इतने रुपए खर्च कर चुकी है कंपनी, प्रूडेंट एस्टिमेट एडिशनल कॉस्ट, इतनी और लगेगी कॉस्ट उसका मानना है, आपसे बोला है व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड पी एंड एल अकाउंट, ये ऑलरेडी आपसे बन जाएगा कि नहीं, बोलो क्या करोगे सारे बच्चे बताओ जल्दी से, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालोगे, टोटल कॉस्ट पर 60% आ रहा है, फिर क्या करोगे, प्रोविजन भी बनाओगे लॉस पर, बोलो करते बनेगा। चलें तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, फटाफट बोलो 2। क्वेश्चन में जनरली मान के चलना बेटा, प्रोविजन का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको लॉस का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्लियर है, बोलो। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, 1 साल की कैलकुलेशन ही पूछते हैं, 4-5 साल की नहीं पूछेंगे, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाई थी, तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन आएगा इसी तरह का, करते बनेगा। नहीं रिवर्सल होने की कोई अकाउंटिंग नहीं आती, समझ में आया कि नहीं, बोलो। वो तो मैंने आपको सिखा दी थी एक्स्ट्रा कि देखो ये बेसिकली ये है, बाकी ये सब हमको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है हेलो। अब आ जाएं कौन से एएस पर, फटाफट जल्दी से आ जाएं, किस पर, एएस 9, कौन सा एएस 9, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एएस 9। बेटा एएस 9 किस पर लगेगा, तो एएस 9 केवल 5 तरह के रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने की बात करता है, कौन कौन से, सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड, इन 5 इनकम के अलावा और किसी इनकम पर नहीं लगेगा। फिर उसके बाद बोलते हैं किस किस पे नहीं लगेगा, तो भैया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लगेगा, अभी ये 7 का रेवेन्यू पढ़ के आया, हायर परचेस और लीज एग्रीमेंट के रेवेन्यू पर नहीं लगेगा, गवर्नमेंट ग्रांट पर नहीं लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी आईआरडी के अकॉर्डिंगली बुक करती हैं इसलिए इनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी प्रॉफिट रियलाइज्ड गेन किया है डिस्पोजल ऑफ फिक्स असेट से, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी एग्रीकल्चर के प्रॉफिट और लॉस हैं तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर इंड AS 41 लगेगा।
फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के कारण कोई प्रॉफिट हुआ है तो उस पर भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसके ऊपर AS 11 लगता है। इसके अलावा बेटा कोई कंटेंजेंट लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया है आपने बेटा, कोई भी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज किया है, उस पर कोई प्रॉफिट और लॉस हुआ है, कोई लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने पे कोई प्रॉफिट और लॉस हुआ है, जैसे उस पर अकाउंटिंग इस कंपनीज एक्ट 2003 बताता है कि भैया जैसे डिवेंचर का रीपेमेंट आपने रिडम्पशन कर दिया डिस्काउंट पे और प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा, उस पर सेपरेट अकाउंटिंग है। कोई भी अनरियलाइज गेन हुआ है, कोई भी अनरियलाइज गेन हुआ है, तो अनरियलाइज गेन है मतलब बेटा आपका कोई रेस्टोरेशन कॉस्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता है इसके ऊपर क्या लगता है? AS 29 लगता है, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहां पर पॉइंट पूछते हैं किस पे लगेगा, तो वो लगेगा रिवेन्यू। रिवेन्यू किसका? रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स। गुड्स से जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है। रिवेन्यू का मतलब यहां पर क्या है बेटा? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश या कैश रिसीवेबल। कोई भी ग्रॉस रिसीप्ट जो सेल्स ऑफ गुड्स से आपको मिली है या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से मिली है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? या इंटरेस्ट से मिली है, या रॉयल्टी से मिली है, या डिविडेंड से मिली है, तो वो आपका रिवेन्यू कहलाएगा। अब यहां पर बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स की इनकम को कब बुक करेंगे, तो मैंने आपको पढ़ाया था जब 3 कंडीशन पूरी हो। पहली कंडीशन कौन सी? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। पहली कंडीशन क्या बताई थी रेवेन्यू बुक करने की? फटाफट फटाफट बोलो बोलो। फर्स्ट कंडीशन है आपकी कि भैया क्या होना चाहिए? फटाफट बोलो। रिस्क और रिवॉर्ड क्या हो गए हो? फटाफट बोलो। ट्रांसफर हो जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या थी? फटाफट बोलो। ऑनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या थी? नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन। कोई डाउटफुलनेस नहीं होना चाहिए कि पैसा नहीं मिलेगा। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई हैं तो भैया सेल्स ऑफ गुड्स की इनकम को बुक कर सकते हो, नहीं तो सेल्स ऑफ गुड्स की इनकम को बुक नहीं करोगे। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में मैंने आपसे बोला था भैया सर्विसेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है कि आप केवल उतनी इनकम बुक करोगे जितनी इनकम सर्विसेज कंप्लीट हो गई हैं। और दूसरी बात बेटा नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के कलेक्शन में किसी भी तरह की डाउटफुलनेस नहीं है। ये दो कंडीशन पूरी होंगी तो ही सर्विसेज को बुक करेंगे। और मैंने बोला था यहाँ पर दो तरह की इनकम बताई गई है, एक प्रोपोर्शनेट बेसिस और एक कंप्लीशन मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड बेटा मैंने आपको बताया था जितने परसेंट काम हो गया है अगर आप निकाल पा रहे हो तो उतने परसेंट रेवेन्यू बुक करो। लेकिन अगर आप परसेंटेज कंप्लीशन नहीं निकाल पा रहे हो तो कंप्लीशन मेथड लगा दो। आपने एक बार जो मेथड फॉलो कर ली वही फॉलो करोगे, इसमें आप चेंज नहीं करोगे। अगर चेंज करते हो तो इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा। क्लियर? उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था इंटरेस्ट की इनकम। इंटरेस्ट की इनकम को हम बुक करते हैं टाइम बेसिस पर। जितने समय का इंटरेस्ट इनकर्ड हो जाएगा उतने समय की इनकम बुक करोगे। रॉयल्टी को बुक करोगे अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, और डिविडेंड को बुक करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन बेसिस। शेयर होल्डर की मीटिंग में डिक्लेयर हो गया है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये वाली बात हमारी हुई थी। और यहां भी दूसरी कंडीशन वही थी आपकी, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग अल्टीमेट कलेक्शन। अल्टीमेट कलेक्शन को लेकर किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप इनकम को बुक कर सकते हो। तो ये था बेटा हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड मेन पॉइंट। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा यहां पर जो आता था कुछ अलग अलग प्रोविजन आते थे, जैसे भैया डिलीवरी डिले हो रही है ड्यू टू बायर रिक्वेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं भी हुए हैं लेकिन हाँ बायर ने रिक्वेस्ट की थी तो रिस्क और रिवॉर्ड हम मान लेते हैं ट्रांसफर हो गए हैं, भले डिलीवरी नहीं हुई है तो भी रेवेन्यू को बुक कर लिया जाएगा। दूसरा बेटा यहां पर डिलीवरी सब्जेक्ट टू कंडीशन, जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तो हम मानेंगे गुड्स बिका है। अप्रूवल, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल में अप्रूवल आएगी तब हम मानते हैं। गारंटी सेल में गारंटी पीरियड निकल गया तब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। कंसाइनमेंट में जब कंसाइनी थर्ड पार्टी को सेल करेगा तब। कैश ऑन डिलीवरी में जब पैसा मिल जाएगा तब हम इनकम को बुक करेंगे। ये अलग अलग इस तरह की सेल्स के रेवेन्यू के बारे में यहां पर बताया गया था। इसके अलावा बेटा यहां पर अगर सेल ऐसी है जिसके अंदर सीरीज इंस्टॉलमेंट पेमेंट रिसीव होंगे, अलग अलग मतलब सीरीज में इंस्टॉलमेंट आएगी, तो जितना जितना इंस्टॉलमेंट आती जाएगी उतना उतना परसेंट हम रेवेन्यू बुक करेंगे कि पूरा रेवेन्यू बुक कर लेंगे एक साथ। ये डिपेंड करेगा बेटा आपके कंडीशंस पर। तो जैसी कंडीशन होगी, अगर हायर परचेज से रिलेटेड पॉइंट है तो आप सारे बच्चों को पता है लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक हम क्या नहीं कर सकते, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। बोलो।
और जब ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है तो फिर जितना जितना हमको क्या होता जा रहा है, हम ड्यू कर रहे हैं, उतना उतना रिवेन्यू बुक करते जाते हैं हर साल। याद आया कि नहीं, बोलो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया पैसा पूरा मिल जाएगा तो आप पूरा रिवेन्यू स्टार्टिंग में ही बुक कर लो, लेकिन इससे रिलेटेड इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट की इनकम को कौन से बेसिस पे बुक करोगे, फटाफट बोलो। टाइम बेसिस पर। याद आया? तो यहाँ ये एक एक्सेप्शन था कि भले ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती लेकिन पूरा इनकम बुक कर सकते हो, किसमें, हायर परचेज के केस में। ये यहाँ हमारा सब्सटेंस ओवर फॉर्म लग जाता है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट सेल करने का लिया है, इसलिए पूरी इनकम बुक कर लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट की इनकम को कौन से बेसिस पे बुक करेंगे, फटाफट बोलो। टाइम बेसिस पर। क्लियर, बोलो। स्पेशल ऑर्डर और शिपमेंट है, तो जब तक बेटा स्टॉक को आप मैन्युफैक्चर करके डिलीवर नहीं कर देते हो कस्टमर तब तक हम रेवेन्यू को बुक नहीं कर सकते। इसके अलावा बेटा सेल और रीपरचेस एग्रीमेंट किया है, तो मैंने बोला था सेल और रीपरचेस एग्रीमेंट एक्चुअल में सेल होती नहीं, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यह मैंने आपको समझाया भी होगा यहाँ पर कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा कि 3 साल बाद वो वापस खरीद लेगा, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट इनकम बुक करना पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं, बोलो। सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन, अगर किसी पब्लिकेशन के सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो सब्सक्रिप्शन बेटा डिलीवरी धीरे धीरे होती है, जैसे मैगजीन्स हो गई, भैया मैगजीन का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मान लो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेकर है, मैंने इंस्टीट्यूट को पूरे 5,000 रुपये पे कर दिए हैं, इंस्टीट्यूट मेरे को 12 महीनों में 12 सब भेजेगा, तो जितनी जितनी मैगजीन भेजता जाएगा उतनी उतने की रेवेन्यू वो बुक करता जाएगा, बाकी सबको एडवांस इनकम उसको मानना पड़ेगा। याद आया कि नहीं, बोलो। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट सेल, इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर क्या होता है मैंने आपको पढ़ा रखा है, सारे बच्चे बताओ इंस्टॉलमेंट सेल कौन सी सेल होती है, बोलो। हाँ, जहां पर कंसिडरेशन हमको कैसा मिलेगा, फटाफट बोलो, इंस्टॉलमेंट के रूप में रिसीव होगा, तो सारी इनकम हम तभी बुक कर लेंगे जिस समय सेल हुई है, लेकिन हाँ इसकी इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे हम टाइम बेसिस पर। याद आया, बोलो। ट्रेड डिस्काउंट बिल्कुल वैसी होती है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम रिबेट सेल। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हमारी सेल का पार्ट नहीं होगा, इसको हम हमेशा सेल प्राइस में से क्या कर देंगे, फटाफट बोलो, माइनस कर देंगे और इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। उसके बाद बेटा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में इंस्टॉलेशन फीस, अगर इंस्टॉलेशन फीस आप ले रहे हो तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ही इनकम बुक होगी। एडवर्टीजमेंट, जब तक बेटा सामने मीडिया के सामने एडवर्टीजमेंट नहीं आ जाएगा तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन लेना है, तो जब तक आपने फाइनेंशियल सर्विसेज का कंप्लीट टाइम नहीं दे दिया है, मतलब जितने समय की सर्विसेज आपने दी है वो पीरियड नहीं निकल गया है, जब तक आपकी सर्विसेज कंप्लीट नहीं हो रही है तब तक आप इनकम बुक नहीं करोगे। एडमिशन फीस, एडमिशन फीस के अंदर बेटा मैंने आपसे बोला था कि जब तक कि वो इवेंट नहीं हो जाता है तब तक आप इनकम बुक नहीं करोगे, इवेंट होने के बाद ही इनकम बुक होगी। ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस भी बेटा जब तक हमारा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है रेवेन्यू का तब तक आप रिकॉग्नाइजेशन नहीं करोगे। और एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस, जितने समय की मेंबरशिप ली है उतने समय जब तक नहीं गुजर जाता है तब तक आप इनकम को बुक नहीं करोगे। ये हमारी कुछ स्पेशल फीस थी जिनकी इनकम के बारे में कुछ AS 9 बोलता था अलग अलग तरीके से। क्लियर है कि नहीं, बोलो। ये था हमारा कौन सा AS, फटाफट बोलो, AS 9। इसके छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो जरा क्वेश्चंस क्या हैं इसके, फटाफट फटाफट रीड कर लो क्वेश्चन क्या हैं इसके। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहे हैं देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है 31 मार्च 2000X2 को कि वो सेल प्राइस को इंक्रीज करेंगे सर्टेन आइटम की, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। सारे बच्चे बताओ, ये मैंने अलग से पॉइंट डिस्कस किया था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर सेल प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो 100% सर्टेनिटी है कि पैसा मिल जाएगा तो ही इनकम बुक होगी, नहीं तो इनकम बुक नहीं होगी। मतलब जब सामने वाला पैसा दे देगा हाथ में तब इनकम बुक करेंगे, मतलब कैश बेसिस पे इनकम बुक होगी। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो। ये अलग से पॉइंट मैंने एग्जाम्पल समझाया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फीस बढ़ा दूं कि भैया मैं बढ़ी हुई फीस लूंगा, तो जब तक आप पैसा नहीं दे दोगे तब तक मैं इनकम को बुक नहीं करूंगा। क्लियर। तो ये एक पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2। भैया क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, वाई लिमिटेड यूज अ सर्टेन रिसोर्सेस ऑफ एक्स लिमिटेड, इन रिटर्न एक्स रिसीव 10 लाख,
and 15 lakh interest and royalty in respect of Y Limited. During the year X1, X2, you are required to state whether what basis revenue recognize. बेटा केवल theory लिखना है. इंटरेस्ट की इनकम को कैसे बुक करते हैं, रॉयल्टी की इनकम को कैसे बुक करते हैं. इंटरेस्ट की इनकम को टाइम बेसिस पर, रॉयल्टी की इनकम को अक्रूरल बेसिस पर, लेकिन अकॉर्डिंग टू एज पर एग्रीमेंट. क्लियर? बोलो. उसके बाद एक और क्वेश्चन है, अ क्लेम लोडेड द रेलवे फॉर द लॉस ऑफ गुड्स ₹2 lakh and had been passed the payment in March 2000 X3 ₹1,50,000. No entry pass in the books of company. The claim loaded. Advise about the treatment of the following financial statement accounting. बेटा ध्यान रखो, इंश्योरेंस क्लेम की अकाउंटिंग तभी होती है जब हमने क्लेम सामने वाली कंपनी पे लगाया और उस कंपनी ने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया. अगर उस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो हम उस इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री डाल देते हैं. लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया है तो जब तक कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक इस लॉस की कोई एंट्री नहीं, सॉरी इस रेवेन्यू की कोई एंट्री नहीं होगी. क्लियर? हेलो. तो बेसिकली ये हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा, AS5 में रिप्रेजेंट होगा. ध्यान रखना. क्लियर बच्चों? हेलो, समझ में आया? एक कंसाइनमेंट का क्वेश्चन दिया है यहां पर कि भैया देखो X1 X2 में सप्लाई किया है गुड्स कंसाइनमेंट बेसिस पर. कंसाइनमेंट बेसिस पर भेजा है तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ जब तक ये गुड्स किसको नहीं बिक जाता है, बोलो. थर्ड पार्टी को. तब तक हम इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे. समझ में आया? जितना गुड्स उसने थर्ड पार्टी को भेजा है बस उतने की ही अकाउंटिंग होगी. याद रख लोगे? काम खत्म. ये सड़े सड़े से क्वेश्चन थे किसके, AS9 के. बन जाएंगे. तो ये था हमारा सबसे खतरनाक चैप्टर. कौन सा? AS9. चल बाकी मिलते हैं कल. पढ़ के आना इतना, ठीक है? डाल दूंगा बेटा ग्रुप पर. ध्यान रखना हम वही करेंगे. अब इसके बाद कौन सा? 17 और 18 है ना. 14 तो बेटा अमलगमेशन है. कैसी कैसी बातें कर रहे हो. चलो मिलते हैं कल. बाय बाय बच्चों.